दिस इज एंटीजन। तो इसके पास एक खास तरह का बाइंडिंग साइट है विच इज कॉल्ड ईपीटोप। तो यहाँ पे ईपीटोप, दिस वन, ये बाइंडिंग साइट है, दिस इज ईपीटोप। और ईपीटोप के ऊपर large number of binding sites for different types of pathogen और antigens or antibody। ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये एंटीबॉडी को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये एंटीजन है, एंटीजन का इस पार्ट को कहते हैं ईपीटोप, दिस इज कॉल्ड ईपीटोप। और ईपीटोप के ऊपर ये बाइंडिंग साइट्स हैं, ये जो बना दिया है, दीज आर द बाइंडिंग साइट्स, ये बाइंडिंग साइट्स हैं। रिसेप्टर साइट भी कह सकते हैं, बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर साइट फॉर द एंटीबॉडी। द एरिया ऑफ दिस epitope, the area of epitope is 7 नैनो स्क्वायर मीटर। इसका जो एरिया होता है epitope का 7 नैनो स्क्वायर मीटर। तो फिर से देखिए कोई एंटीजन है, एंटीजन आर मोस्टली प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो एंटीजन का ये पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके पास एक खास तरह का एरिया है जिसका नाम दिया है ईपीटोप, दिस इज ईपीटोप। और ईपीटोप के ऊपर ये रिसेप्टर या बाइंडिंग साइट्स हैं जिससे आके एंटीबॉडी अटैच होता है। मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, इससे आके अटैच होगा, और जब एंटीबॉडी इसे अटैच होगा तो इट विल कॉज सर्टेन चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द पैथोजन which will ultimately cause the destruction of the whole antigen. Now आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरह का चेंजेज आता है और कैसे ये खत्म होता है, लेकिन ये सही है कि जैसे ही एंटीबॉडी अटैच होगा इस रिसेप्टर या बाइंडिंग साइट से, इसके मेम्ब्रेन में सर्टेन चेंजेस आएंगे which will cause ultimate destruction of the whole antigen, यानी एंटीजन नष्ट हो जाएगा। तो ये जो एंटीजन है इसके पास ये बाइंडिंग साइट्स हैं ईपीटोप के ऊपर। ये अमीनो एसिड्स होते हैं 8 to 9 और उससे भी ज्यादा हो सकता है नंबर में। एंड ईच बाइंडिंग साइट कैन प्रोवाइड अटैचमेंट टू एन एंटीबॉडी। हर बाइंडिंग साइट से एंटीबॉडी अटैच हो सकता है। अब देखिए हम लोग आगे इस पर बात भी करेंगे। टोनी गावर, he was Japanese। टोनी गावर, he was Japanese। इन्होंने 1940 में ये एस्टैब्लिश कर दिया कि the binding sites present over the epitope of the antigen are not 100% specific in nature। यानी ये जो बाइंडिंग साइट्स है वो 100% स्पेसिफिक नहीं है, दे आर समवट नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। यानी समटाइम्स दे कैन प्रोवाइड अटैचमेंट टू इवन दोज एंटीबॉडीज व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। यानी इस बाइंडिंग साइट से वैसे भी एंटीजन अटैच हो सकते हैं जिनका निर्माण किसी दूसरे इस बाइंडिंग साइट से ऐसे भी एंटीबॉडी अटैच हो सकते हैं, जिनका निर्माण दूसरे टाइप के एंटीजन के खिलाफ हुआ है। अब होना तो यही चाहिए, अगर स्पेसिफिक है तो होना यही चाहिए कि इसके खिलाफ जो इस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बना उसी को अटैच करना चाहिए। लेकिन देखा गया है कुछ ऐसे एंटीबॉडी भी अटैच हो जाते हैं इस बाइंडिंग साइट से जो इस तरह के एंटीजन के खिलाफ बना ही नहीं, वो बना है दूसरे के खिलाफ। अब आगे इस पर बात भी करेंगे। और तब से टोनी गावर ने जब से ये रिसर्च किया, तब से नाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी इज नाउ डाउटफुल, इट इज अंडर द डाउट। अब हम लोग नहीं कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज ऑलवेज स्पेसिफिक, बिकॉज
the antigens have some receptor or binding sites at their epitope, which are non-specific in nature because they provide attachment to even those antibodies which have been produced against other types of antigens. That's why this whole antigen antibody specificity is now doubtful. Tonigawa को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, जापानीज को इनके. Tonigawa received Nobel Prize for his work. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है. इसलिए हम लोग तो अक्सर बोलते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, लेकिन आप समझ गए कि 100% स्पेसिफिसिटी यहाँ भी डाउटफुल. एनीवे, तो एंटीजन ये हो गया. अब कुछ ऐसे भी फैक्टर पाए जाते हैं हम लोगों के प्लाज्मा में. There are some factors present in our blood plasma which act against the antibodies in the same fashion as the antigen react with antibodies. कुछ ऐसे फैक्टर हैं ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी से बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि एंटीजन करता है. यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जैसे होता है वैसे ही कुछ फैक्टर हैं जो भी एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं. एंड दे आर कॉल्ड हैप्टेन्स, HAPTENS. उसमें है असाइनमेंट में लिखा हुआ हैप्टेन्स. हैप्टेन्स हैव द मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000. उनका मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन से छोटा होता है, कम होता है, 10,000 से कम, यानी छोटा मॉलिक्यूल है. दे डू नॉट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करवा सकता है. मीन्स दे आर नॉट एंटीजन. एंटीजन तो जब भी होगा तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाएगा. तो हैप्टेन्स डू नॉट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, but sometimes they selectively react with the antibodies in the same fashion as the antigen reacts with antibody. कभी कभी वो एंटीबॉडी से वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा एंटीजन रिएक्ट करता है. तो वो एंटीजन नहीं है, दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैक्टर विच आर कॉल्ड हैप्टेन्स. तो ये तो हो गया एंटीजन. और हैप्टेन बता दिया, ये आपके असाइनमेंट में है. हैप्टेन, HAPTEN, हैप्टेन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी, लेकिन एंटीबॉडी के पहले हम लोगों को डिस्कस करना होगा बी सेल और टी सेल. देखिए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बी सेल और टी सेल का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी में पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लें, फिर हम लोग बी सेल और टी सेल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे, ये सब आगे. तो पहले अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, 2 मेजर टाइप्स. स्पेसिफिक इम्यूनिटी का 2 मेजर टाइप है. ध्यान से सुनिएगा, 2 मेजर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी. फर्स्ट इज द नेचुरल इम्यूनिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी बहुत आसान है, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत आसान है. एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे जब कोई पैथोजन, ध्यान सुनिएगा, जब कोई पैथोजन या एंटीजन शरीर के अंदर आ गया और उसके बाद शरीर का अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. यानी द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी produces antibodies after getting sensitized by an antigen or after getting exposed to an antigen. यानी जब कोई एंटीजन शरीर के अंदर आ गया तो उसके बाद शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, तो इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी में
पर्सन का उसका अपना एंटीबॉडी, अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना रहा है। इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कमजोर है, कोई भी चीज है, वो नहीं बना रहा है एंटीबॉडी। तो वैसे कंडीशन में बना बनाया एंटीबॉडी, दूसरे सोर्स से बना बनाया एंटीबॉडी उस पर्सन में डालते हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करे, इम्यून सिस्टम मजबूत हो टू फाइट विद द पैथोजन। यानी the already manufactured antibodies derived from other sources are deliberately injected into the body, और कह सकते हैं they enter into the body to fight with the antigen. एंटीजन खुद नहीं बना रहा है एंटीबॉडी, उसको बना बनाया एंटीबॉडी मिल रहा है दूसरे सोर्स से, तो पैसिव, और खुद बना रहा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, तो इट इज एक्टिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का दो टाइप है। जैसे एक्टिव का नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में भी दो टाइप है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो अब देखें, फर्स्ट नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अभी कहा नेचुरल वर्ड इस्तेमाल किया, यानी एंटीजन अपने आप बॉडी के अंदर आ गया इन नेचुरल कोर्स। उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि एंटीजन को वो शरीर में डालेंगे, एंटीजन अपने आप शरीर में आ गया, नेचुरल कोर्स में इंफेक्शन हो गया, और उसके बाद इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना शुरू किया उसके लिए, तो इट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसका एग्जांपल देखें, मम्प्स, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। मम्प्स वायरल डिजीज है, पैरामिक्स वायरस होता है, आरएनए वायरस, मम्प्स वायरस, और उसका इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड होता है कान के नीचे, पैरोटिड ग्लैंड, वन पेयर, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। तो मम्प्स का इन्फेक्शन होता है, मम्प्स वायरस का, पैरामिक्स वायरस का, इनटू द पैरोटिड ग्लैंड्स व्हिच आर द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट बिलो द ईयर्स। और जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें स्वेलिंग हो जाता है, सैलिवरी ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, तो पूरा चेहरा सूज जाता है, फूड का निगलना या पानी वगैरह पीने में परेशानी होगी, नर्वसनेस कॉज करता है। इन्फेक्शन जब भी होगा, तो पहले ही हम लोगों ने कहा कि जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा ही, तो पायरेक्सिया होगा, नर्वसनेस है, वॉमिटिंग हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, और कभी कभी ऊफोराइटिस इन फीमेल्स एंड ऑर्काइटिस इन मेल्स। ऊफोराइटिस, डबल ओ टर्म आता है फीमेलनेस के लिए, तो ऊफोराइटिस कहते हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन ओवरीज। कभी कभी अगर किसी कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके ओवरी में भी सूजन आ सकता है, इन्फ्लामेशन इन ओवरी, उसको कहते हैं ऊफोराइटिस। और अगर मेल है तो उसके टेस्टिस में स्वेलिंग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्काइटिस। खैर, ये जो कुछ भी होगा एक सप्ताह में ये सबसाइड कर जाएगा। उसके साथ थोड़ा एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं रिलेटेड सिम्टम्स को थोड़ा सप्रेस करने के लिए, आराम के लिए, लेकिन एक सप्ताह में ये सबसाइड हो जाएगा, पर्सन विल बिकम क्योर। लेकिन इस इन्फेक्शन के कारण उसके शरीर में जो एंटीबॉडी बना, इट विल प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू द पर्सन फ्रॉम द मम्प्स, यानी वो एंटीबॉडी लाइफ टाइम रहेगा उसके शरीर में, लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब दोबारा जब कभी भी मम्प्स का इन्फेक्शन होगा वायरस का, तो इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होगा, हल्का मामूली इन्फेक्शन होगा, उससे कोई बहुत परेशानी उसको नहीं है, यानी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाता है। तो पर्सन ने ऐसा चाह के तो नहीं किया कि उसको मम्प्स हो जाए, अब वो नेचुरल कोर्स में हो गया और उसको इम्यूनिटी मिल गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब दूसरा है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में, तो देखिएगा कि फीटस जब डेवलप होता है मदर के यूट्रस के वॉल में विद इन द एमनियोटिक कैविटी, तो डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय प्लेसेंटा, डेवलपमेंट प्लेसेंटा से सपोर्ट होता है, और प्लेसेंटा इज द साइट ऑफ एक्सचेंज इन बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड। तो प्लेसेंटा से, मदर के ब्लड से
एक खास तरह का एंटीबॉडी जिसको IgG कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप, जी फॉर गामा, गामा टाइप, IgG, ये काफी ज्यादा होता है हम लोगों के ब्लड में, आगे इस पर बात करेंगे। तो IgG प्रेजेंट इन द फीमेल ब्लड इंटर्स इनटू द मैटरनल ब्लड, ये मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में चला जाएगा और फीटस को किसी भी तरह के इंफेक्शन या डिजीज से बचाएगा। तो फीटस उसको जानबूझ के तो नहीं लिया, वो तो नेचुरल कोर्स में मदर और फीटस के ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, बहुत सारे सब्सटेंस का, न्यूट्रिएंट का, मेटाबॉलिक वेस्ट का, गैसेस का, सॉल्ट वगैरह का, उसी प्रोसेस में एंटीबॉडी भी चला गया। तो इट इज द नेचुरल प्रोसेस, इट इज द इसको हम लोग कह सकते हैं कि, सॉरी ये तो बता दिया, उसका दूसरा एग्जांपल बता दिया, ये एक्वायर्ड का नहीं हुआ, ये पैसिव का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला अब फिर से रिपीट करें तो मेरे ही ध्यान हट गया था। पहला तो हम लोगों ने कहा कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें कि मम्स वायरस बताया, मम्स जब वायरस का इंफेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी बना, लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दिया उसको, ठीक है। और दूसरा है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया एडवर्ड जेनर ने, जो पहले बताया था वो अभी दिमाग से हटा दीजिए, फिर से सुन लीजिए। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनेगा आफ्टर एक्सपोजिंग टू द पैथोजन और एंटीजन, और एक्वायर्ड में और पैसिव इम्यूनिटी में बना बनाया एंटीबॉडी मिलेगा शरीर को, चाहे नेचुरल तरीके से मिले चाहे एक्वायर्ड। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में बताया था कि मम्स का वायरस आ गया, एंटीबॉडी बन गया। अब देखिए एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल बता रहे हैं। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे कभी कभी इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी was performed by Edward Jenner. एडवर्ड जेनर, क्वेश्चन आ चुका है नीट वगैरह में देखिएगा, एडवर्ड जेनर। जेनर साहब ने ये देखा कि जो मिल्क मैन होते हैं, जो गाय वगैरह का दूध दूहते हैं या उसका व्यापार करते हैं, अक्सर देखा कि उनको स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं होता, स्मॉल पॉक्स का इंफेक्शन नहीं होता। तो उन्होंने एक चीज खोजा, उन्होंने पाया कि काऊ में, गाय वगैरह में काऊ पॉक्स वायरस पाया जाता है नॉर्मली, और काऊ पॉक्स वायरस के संपर्क में आने से जो मिल्क मैन है, जो उसको गाय को पालता है, दूध दूहता है, बेचता है, उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है काऊ पॉक्स वायरस का, और उसके अगेंस्ट में उसका एंटीबॉडी तैयार है और वो उसको आगे बचाता है स्मॉल पॉक्स वायरस से। तो जेनर ने इस पर एक काम किया, उन्होंने एक हेल्दी पर्सन के शरीर में, जो एकदम बिल्कुल हेल्दी था, स्वस्थ था, उसके शरीर में स्मॉल अमाउंट ऑफ काऊ पॉक्स वायरस को इंजेक्ट कर दिया, जस्ट टू सेंसिटाइज द इम्यून सिस्टम। तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब एंटीबॉडी बन गया काऊ पॉक्स वायरस पे, तो उसी पर्सन में उन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस को इंजेक्ट कर दिया, देखा कि उस पर्सन पे उसका कोई असर नहीं हुआ, यानी उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और यहीं से ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस विच इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन। वैक्का इट्स अ लैटिन टर्म, वैक्का ये लैटिन शब्द है, और वैक्का मीन्स होता है काऊ, इंग्लिश में कहते हैं काऊ। तो चूंकि ये एंटीजन प्राप्त किया गया था, ये वैक्सीन इसलिए नाम दिया कि ये काऊ पॉक्स वायरस निकाला था काऊ से, तो इसलिए वर्ड यूज कर दिया वैक्सीन, और ये पूरा प्रोसेस कराया वैक्सीनेशन। और आज तो हम लोग जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
हर वो बीमारी जिसके इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है, उसी बीमारी को कॉज करने वाला काफी स्मॉल अमाउंट या एटेन्युएटेड, काफी कमजोर वायरस या बैक्टीरिया को, यानी कोई एंटीजन को शरीर में डालते हैं, इतना कमजोर होता है या डेड होता है कि उससे कोई सीरियस बीमारी नहीं हो, लेकिन जब वो शरीर में जाएगा तो इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, उसके लिए काफी एंटीबॉडी बन जाएगा। तो जब रियल इन्फेक्शन होगा फ्यूचर में कभी उसको, तो पहले से उसके पास एंटीबॉडी मौजूद है। जैसे हम लोग देखें तो डीपीटी वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन बच्चे में दिया जाता है, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टूसिस एंड टी फॉर टिटनस। तो बच्चे में इसका इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा है, तो पहले ही से उसको वैक्सीन दे देते हैं। या वैक्सीन दे देंगे तो एंटीबॉडी बना रहेगा, तो कभी अगर इन्फेक्शन का होगा भी तो उसका असर नहीं होगा। अभी तो सारा वैक्सीन ऐसे ही, अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन दिया हम लोगों ने। तो वैक्सीन पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। वैक्सीन में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन होता है, इस पर बात करेंगे। पहले एंटीजन एंटीबॉडी सब समझ लें, उसके बाद तो वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एंड फॉर हिज ग्रेट वर्क Edward Jenner was awarded, for his great work, Edward Jenner was considered as the father of immunology. Edward Jenner को माना जाता है father of immunology. तो पहला एक्सपेरिमेंट एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी पे किया था एडवर्ड जेनर। अब यहीं पे एक बात आती है, ध्यान दिया होगा आपने शायद। हमने कहा कि एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स वायरस को इंजेक्ट किया नॉर्मल पर्सन के बॉडी में, और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बना, यानी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द काउपॉक्स वायरस प्रोवाइडेड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस। ये कैसे हुआ? तो ये यही पे हुआ, यही आंसर है इसका। जैसे जो एंटीबॉडी बना काउपॉक्स वायरस के खिलाफ, वो अटैच हो गया स्मॉल पॉक्स वायरस एंटीजन के ऊपर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है वो पूरा 100% स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द काउपॉक्स वायरस combined to the binding site of the smallpox virus and cause their destruction. अगर ये 100% स्पेसिफिक होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो आप भी समझ सकते हैं कि एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट ही ये फ्लॉप हो जाता। उन्होंने काउपॉक्स वायरस को इंजेक्ट किया था और उससे इम्यूनिटी डेवलप करवा दिया फॉर स्मॉल पॉक्स वायरस के, तो ये प्रूव हो गया। आगे इस तरह बहुत सारा चीज देखते हैं। कभी कभी किसी वायरस या कोई चीज के खिलाफ, कोई बैक्टीरिया के खिलाफ कोई हम लोग दवा लेते हैं या कोई इस तरह का चीज लेते हैं, और दूसरे चीज के लिए भी इम्यूनिटी मिल जाता है, तो ये है। तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव में नेचुरल और दूसरा पैसिव। दूसरा एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए, और एक्वायर्ड का भी ये जो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, इसका भी तो बहुत सारा चीज है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, एड्स से सफर कर, और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया किसी दूसरे में, या हेपेटाइटिस बी है या इस तरह का चीज, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया दूसरे में, तो डोनर के अंदर चला गया वो वायरस या कोई भी एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनवा देगा। वो तो चाह नहीं था कि उसको उसका इन्फेक्शन हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, नेचुरल कोर्स में आ गया। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव, अब पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी में कहा था कि एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी फॉर्म्ड इन अदर एनिमल्स, एंड फ्रॉम दोज एनिमल्स these are acquired and are injected into the body of a person to cure the person। उस पर्सन को ठीक करने के लिए उसमें डाल। दो तरह का ये भी हो सकता है, नेचुरल और एक्वायर्ड। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे, प्लासेंटा।
डेवलपमेंट के समय में फीटस को प्लासेंटा के ब्लड, मदर के ब्लड से आईजीजी मिल गया, इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप, थ्रू द प्लासेंटा, और वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया। अब वो अलग से तो बच्चा उसके लिए कोशिश नहीं किया, वो तो नेचुरल कोर्स में आ गया। उसी तरह जो फर्स्ट मिल्क है कोलेस्ट्रॉम, इट इज द फर्स्ट मिल्क रिलीज्ड बाय द मदर आफ्टर पार्चुरेशन। बच्चे को जन्म देने के बाद जो पहला मिल्क रिलीज होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉम। उसमें लाइसोजाइम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और एंटीबॉडी होता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी आईजीए सिक्रेटरी एंटीबॉडी काफी ज्यादा। तो बच्चा जब मदर के मिल्क को लेता है, सक करता है, तो दूध पी रहा है, लेकिन दूध के साथ उसको आईजीए भी मिल गया, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया। तो उसके लिए तो कोई प्रयास किया नहीं, वो तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, बना बना एंटीबॉडी उसको मिल गया, उसको इन्फेक्शन से बचाया। अब दूसरा है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं, ज्यादातर जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं या एंटीटॉक्सिन लेते हैं, तो वो सब क्या है? इट इज एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। जैसे कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक बना बनाया ड्रग उसमें इंजेक्ट कर देते हैं टू किल द बैक्टीरिया और टू किल द वायरस। या स्नेक वेनम, सांप काट लिया तो सांप का जहर जो है वो प्रोटीन है, टॉक्सिन, पॉइजनस है, तो उसके लिए एंटी वेनम जो एंटीटॉक्सिन है वो डाल दिया और सांप के जहर को वो खत्म कर दिया। तो ये ऑलरेडी बना बनाया है, इसको सिर्फ डाल दिया, तो इट इज एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी पे जो पहला वर्क किया वो थे एमिल वॉन मेरिंग। एमिल वॉन मेरिंग ही वाज डॉक्टर, वो डॉक्टर थे और उनकी एक पेशेंट थी, गर्ल चाइल्ड थी, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया। डिप्थेरिया आगे हम लोग पढ़ेंगे, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिका, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो डिप्थेरिया का ये जो बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन है, इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा एपिथेलियल लेयर इन द फैरिंजियल रीजन। इसको गलघोटू डिजीज कहते हैं, गांव देहात में गलघोटू, बुल नेक डिजीज या गलघोटू डिजीज। तो गले के अंदर एक एक्स्ट्रा एपिथेलियल लेयर डेवलप हो जाता है जिससे फूड या पानी को निगलना बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी भी एक पेशेंट थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया। एमिल वॉन मेरिंग ने एक चांस लिया। एमिल वॉन मेरिंग he injected a very small and attenuated amount of the Corynebacterium diphtheria and it injected it into the blood of a ship. उन्होंने कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी का काफी स्मॉल कमजोर अमाउंट लिया और उसको डाल दिया शिप के ब्लड टू इनिशिएट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब शिप के ब्लड में एंटीबॉडी बन गया। उसके बाद उन्होंने उसको ब्लड को निकाला, क्लॉट करा लिया। ब्लड क्लॉट करेगा तो सीरम बचेगा और सीरम में एंटीबॉडी मौजूद है, इसलिए एंटीबॉडी को एक नाम देते हैं एंटीसीरा। अब उन्होंने इस एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर दिया अपने पेशेंट के ब्लड में एंड द पेशेंट वाज ड्रास्टिकली क्योर्ड। उसको बना एंटीबॉडी मिल गया था कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के खिलाफ। तो जैसे ही डाला वो पेशेंट जल्दी ठीक हो गया और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेडिकल साइंस में। कई बार जब हम लोग का इम्यून सिस्टम कोई एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन नहीं बनाता है तो बाहर से उसको दिया जाता है और हम लोग बल्कि अब ज्यादा निर्भर कर गए हैं बाहर से इसी तरह के एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन पे। एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हर समय एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, अपना इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा हम लोगों का। तो ये था उस पे। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं जो बाहर से लेते हैं उसका भी दो टाइप है। 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर